टेस्ट HFST 14 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू टैक्सेशन सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन इनकम टैक्स इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। भाई प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है आपका? प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में क्या होता है कि जितना आपका जैसे जैसे आपके पैसे बढ़ते जाएंगे सेम प्रोपोर्शन में आपका टैक्स लगेगा। मान लो अगर 10% का प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम है तो 1 लाख जिसकी इनकम है वो भी 10% के अकॉर्डिंगली टैक्स देगा, जिसकी 10 लाख इनकम है वो भी 10% के अकॉर्डिंग देगा, जिसकी 1 करोड़ है वो भी 10% के अकॉर्डिंग ही देगा। तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम। तो क्या इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम है वो प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है? नहीं है, रॉन्ग है। अगर एग्जांपल देना हो कि प्रोपोर्शनल टैक्सेशन में इंडिया में क्या आता है, तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगती है या आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, उसमें कहीं ना कहीं आप प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की बात कर सकते हो, ठीक है। या आपका अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो वो भी आपका प्रोपोर्शनल के अंदर आता है, ठीक है। पर डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर प्रोपोर्शनल टैक्सेशन यूज नहीं करते। सेकंड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? रिग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है कि 1 करोड़ जिसका इनकम है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, वो पे करेगा 10% टैक्स, 10 लाख वाला करेगा 20% और 1 लाख वाला करेगा 30%। यानी जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है आपका टैक्सेशन जो है वो कम हो रहा है। तो विद एन इंक्रीज इन इनकम द इंक्रीज इन वैल्यू द टैक्स रेट इज डिक्लाइनिंग। तो वो होता है आपका रिग्रेसिव टैक्सेशन। तो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है या नहीं है? देखो प्रोडक्शन लिंक स्कीम में क्या है, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है, कम रेट पे टैक्स पे करना। व्हाई? सो एज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम ये करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। थर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। यस, प्रॉपर्टी टैक्स है, हमने डिस्कस कर लिया है। देखो यहाँ पे जो पूछ रहा है इंडियन इनकम टैक्स प्रोपोर्शनल नहीं है हमारा, प्रॉपर्टी टैक्स हमारा प्रोपोर्शनल है। वी फॉलो ए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स। उसमें क्या होता है, 1 लाख वाला देगा 10%, 10 लाख वाला देगा 20% एंड 1 करोड़ वाला देगा 30%। तो यानी जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करेगी आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज करेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इनकम, नेशनल इनकम इज रिगार्डेड एट। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक से है, गलत नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं। जो जो इजी क्वेश्चन है मैं उनको मार्क करते हुए चलूंगा। तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, ये आपका इजी क्वेश्चन है, तो ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, अब देखो कई बार हमारे सामने आ गया है डिजिटल रुपी, वो सब इससे ही रिलेट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी इश्यूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इशू करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी नहीं है ये। इट इज एक्सेप्टेबल एज लीगल टेंडर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू अक्रॉस द कंट्री। ये स्टेटमेंट ठीक है। इट हैज launched the use of CBDC as on pilot basis for settlement of transaction government securities for wholesale segment। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो 2 एंड 3 हो जाएंगी सही। अब अगर मान लो आपको, देखो सेकंड स्टेटमेंट को तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये तो आप कह सकते हो कि हाँ ये तो होगा ही क्योंकि आरबीआई ने इशू किया है ना उसको, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक होनी ही चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट के लिए यू माइट बी कंफ्यूज्ड, बट इफ यू आर क्लियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है तो आंसर तो आपका वैसे ही आ जाएगा। सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। तो इट इज नॉट एज सच ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सही होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ WPI एंड CPI। अब ये भी देखो बेसिक कॉन्सेप्ट से है, तो मैं आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेक दिस क्वेश्चन रॉन्ग, बट बाकी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज WPI tracks inflation at producer level and CPI captures changes in prices at the consumer level। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं साइड से। यस, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड,
WPI captures changes in the price of services while CPI does not. देखो WPI जो है सर्विसेज इंक्लूड नहीं करता और CPI इंक्लूड करता है, तो ये हो जाएगा गलत। और ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक डिफरेंस है WPI और CPI के अंदर। नेक्स्ट, इन WPI more weightage is given to food items while CPI more weightage is given to manufactured goods। अगेन इसको उसने उल्टा कर दिया है। WPI में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हम देते हैं इंपॉर्टेंस और CPI में हम देते हैं फूड आइटम्स को। तभी तो CPI को आप रिटेल इन्फ्लेशन में यूज करते हो, बिकॉज फूड आइटम्स आर कंज्यूम्ड बाय रिटेलर्स, रिटेल कंज्यूमर यानी आप और मैं। तभी CPI ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कि एक कॉमन मैन पे क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज करना है हमें, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वन ओनली। तो अगेन अ सिंपल क्वेश्चन। तो आपके 4 सिंपल क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पे चारों सही होने चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज नॉट रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। तो अगेन ये वही आ जाएगा, आपका इन्फ्लेशन रिलेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, देखो वर्कर्स के बारे में है तो लेबर ब्यूरो को ही रिलीज करना होगा। CPI रूरल अर्बन एंड कंबाइंड, ये आपका NSO रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। CPI फॉर रूरल लेबरर्स ये करता है। CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स ये भी लेबर ब्यूरो ही करता है। सो आंसर 2 इज, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखूं तो 2 जो है वो सही होगा, ये तीनों गलत होंगे क्योंकि वो पूछा है नॉट रिलीज्ड बाय। नाउ आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2 ओनली। तो अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, it is a record of all transactions about balance of it is all record of all transactions between residents of a country with the rest of the world। बिल्कुल सही बात है। Second is it excludes any transaction made by the government। why? गवर्नमेंट अगर कोई ट्रांजेक्शन करेगा तो उसका भी होगा, तो जितने भी इंडिया की ट्रांजेक्शन हो रही है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड all are accounted by the balance of payment। तो second statement becomes wrong, answer becomes option A, that is one only। again a very simple question, यहाँ पर आपके 6 में से 6 सारे के सारे सही होने चाहिए। अब इसको बेंचमार्क बना लो अपना, अगर इसमें गलतियां करोगे तो फिर फाइनल पेपर में मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कंसिडर द फॉलोइंग। अब देखो 6 के 6 अगर सही करते हो तो मान लो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर आपके सामने आ गया, वैसे तो हम इसको कवर कर चुके हैं पहले भी, पर अगर मान लो ये आ गया तो इसको आप गलत करने का चांस ले सकते हो। तो जो बेसिक्स है उसको गलत नहीं कर सकते। हाँ, जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, जो नहीं पता, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर आपके पास उसमें क्वेश्चन बन जाता है कि अगर वो गलत भी होते हैं तो भी आपका स्कोर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड बाय बैंक इन द रेशियो ऑफ द नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक। तो वो कह रहा है कि इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ कैश हेल्ड बाय बैंक टू द रेशियो ऑफ नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द बैंक। द स्टेटमेंट इज राइट। स्टेटमेंट आपकी सही है, गलत है ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि ये CRR की बात कर रहा है, LCR की बात नहीं कर रहा। ये लिक्विडिटी को कवरेज नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि कैश कितना होना चाहिए नेट टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, RBI डज नॉट यूज LCR टू लर्न इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये भी गलत है, क्योंकि अभी RBI ने LCR को यूज किया है विद रिस्पेक्ट टू हाई क्वालिटी लिक्विडिटी एसेट्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा, इट इज रिकमेंडेड इन द बेसल नॉर्म्स। यस, ये सही है, मैं आपको पहले भी इसका बता चुका हूँ, ये बेसल नॉर्म 3 का पार्ट है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है वो देख लेते हैं। पहली बात तो थर्ड को तो आप हटा ही दोगे कि थर्ड स्टेटमेंट इज राइट, तो ये कट गया। अब बच गया 2 तो यानी रॉन्ग है ही है, और 1 है CRR की डेफिनेशन, तो इट आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। अब अगर आपको मान लो ये सेकंड स्टेटमेंट का नहीं पता कि सेकंड स्टेटमेंट राइट है रॉन्ग है, पर यू शुड नो द फर्स्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट तो आपको क्लियर रहनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट CRR। तो अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट का भी पता है तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड को आपने एलिमिनेट किया। थर्ड आपको पता होनी चाहिए, बेसिल 3 में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बेसिक बुक्स में भी दिया हुआ है। फर्स्ट इज अबाउट CRR, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इन दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज एक तरह से आपके लिए जरूरत ही नहीं है यहाँ पे,
ये आपकी सिर्फ नॉलेज बढ़ा रही है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आप, इन माय पर्सपेक्टिव, ये क्वेश्चन भी आप गलत नहीं कर सकते, पर इन केस यू आर मेकिंग इट रॉन्ग तो भी चलेगा, बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी रॉन्ग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Consider the following pairs. Third Global Ministerial Conference on Road Safety, Sofia. This is actually wrong because it held in Stockholm. Next is Stockholm or Sweden. 27th Commission on Conference of Parties of UNFCCC, Copenhagen. This is again wrong. It happened in Egypt. Sharm el Sheikh में हुआ था ये. Third, 22nd Conference Annual Summit on the Head of the State of Shanghai Cooperation, समरखंड. This statement is right. देखो ये पहले भी आया है समरखंड वाला कि SCO की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है, तो वो समरखंड में हुई है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है और ये गलत नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले आ चुका है. 9th World Ayurvedic Conference, it happened in Goa. This is also right. अब देखो फ्रॉम माई आई एक्सपेक्ट यू कि आपको इस स्टेटमेंट का पता होना चाहिए कि ये कहाँ हुई है और आपको इसका भी पता होना चाहिए. इन दोनों का आपको पता होना चाहिए. अगर फर्स्ट और फोर्थ का आपको नहीं पता तो इट इज फाइन विद मी, मतलब चलेगा. अब इसके हिसाब से देख लेते हैं. तो क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इसमें आपको चारों का पता रहना चाहिए. तो आंसर तो आपका बन जाएगा ओनली 2 पेयर्स. एंड दिस क्वेश्चन आई विल कंसिडर कि ये डिफिकल्ट में इसको मान लेते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको चारों स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. तो in the previous 7 questions, if you are able to get 6 right and 7th and 8th question are wrong, so still you have a very good score. So the story is that, the point is that you should have command over basics. Basics पे command रहना चाहिए. Basics आपका concepts हो या basics आपका current affairs हो, तो basic areas आपके अच्छे से covered होने चाहिए. You will score good marks. Next चलते हैं question number 9 पे. With reference to coal, consider the following statement. 100% FDI allowed in coal mining under the automatic route. 100% FDI allowed in coal mining under automatic route. क्यों? देखो coal mining हो रही है and we need technology also, we need energy also. तो अगर FDI आती है तो it is going to improve the efficiency. हमें इकोलॉजिकली भी बेनिफिट होगा. तो ये स्टेटमेंट गलत नहीं लग रहा है मुझे कि ऑटोमेटिक रूट में हम अलाउ कर सकते हैं. वैसे भी इंडिया इज ओपनिंग अप इट्स सेक्टर्स, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ठीक. झारखंड हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन इंडिया फॉलोड बाय ओडिशा. ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, हमने पहले डिस्कस भी किया था. मैक्सिमम कोल रिजर्व झारखंड में है. देन वी हैव इन ओडिशा, उसके बाद वी हैव इन छत्तीसगढ़ एंड लास्टली वी हैव इन वेस्ट बंगाल. तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, इस सीक्वेंस में हमारे कोल रिजर्व्स हैं. The United States is the top coal producing country followed by China and India. ये स्टेटमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट वन इज चाइना जिसकी जो कैपेसिटी है वो है 3.7 बिलियन टन्स. उसके बाद इंडिया है जिसकी है 0.78 बिलियन टन्स. ठीक है. उसके बाद आता है यूएस, और यूएस की जो कैपेसिटी है वो अराउंड 64 बिलियन टन्स. तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा. जैसे आप थर्ड को रॉन्ग करोगे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. तो अगेन आई वुड से कि ठीक है, चलो चलेगा ये क्वेश्चन कि अगर आपको नहीं पता तो अब आपको पता होना चाहिए यहां से. वैसे तो थर्ड स्टेटमेंट को हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ये वाला स्टेटमेंट पहले डिस्कस हो चुका है, बट इन केस इफ यू डोंट रिमेंबर तो अब आपको याद रहना चाहिए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द एज सेक्स पिरामिड. Bell-shaped pyramid which tapers towards the top reflect expanding population. क्या ये expanding population reflect करेगा या नहीं करेगा? No. क्यों? क्योंकि अभी क्या होगी, constant population चलेगी. ये वाला बेस थोड़े टाइम के बाद ऊपर जाएगा, तो ऐसे ऐसे इस तरह से जाएगा, तो population will be almost constant. वे एक्सपेंड कब करेगा? एक्सपेंड तब करेगा जब नीचे का बेस बड़ा होगा, क्योंकि वही बेस आपका ऊपर पहुंचता जाएगा कुछ इस तरह से. अगर मान लो नीचे का बेस बड़ा है तो ये ऊपर शिफ्ट करेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, फिर आगे ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो आपकी पॉपुलेशन एक्सपेंड इस तरह से करेगी. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड इज ट्रायंगुलर शेप्ड पिरामिड विद अ वाइड बेस रिफ्लेक्ट कांस्टेंट पॉपुलेशन. ये अगेन रॉन्ग है, वो आपकी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करेगा. तो बेल शेप्ड कर्व रिफ्लेक्ट्स कांस्टेंट पॉपुलेशन एंड एक्सपेंड ट्रायंगुलर
shaped curve reflects expanding population. तो first and second statement are wrong. Age sex pyramid with a narrow base and which has tapered top reflects declining population. अगर वो इस तरह से हो तो क्या होगा, अब ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आएगी क्योंकि यही वाला जो बेस है आपका नीचे वाला बेस ये थोड़े टाइम में ऊपर जाएगा इस तरह से, तो आपकी देखो पॉपुलेशन क्या हुई, डिक्लाइन हो रही है ना, आपका नया पॉपुलेशन कर्व ये बनेगा, तो आपकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. सो हियर द आंसर बिकम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. तो करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन डी. तो बेसिक कॉन्सेप्ट से है, नहीं है क्लियर तो इसको क्लियर करो. बट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दिस क्वेश्चन शुड नॉट बी रॉन्ग बिकॉज बिल्कुल आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 says Alaknanda and Bhagirathi are considered to be the two sources of Ganga river. In which of the following places does these two rivers meet and form Ganga river? तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं देव प्रयाग में. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. डायरेक्ट क्वेश्चन है, गंगा रिवर का आप मैप बना लो, उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज को मार्क कर लो, और मैप का जरूरी नहीं कि आप इंडिया के मैप पे बनाओ, आप बेसिक इस तरह से मैप बना लो एक पेपर के ऊपर, ये देव प्रयाग हो गई, ये अलकनंदा हो गई, ये भागीरथी हो गई, फिर आगे आके यमुना मिल गई, चंबल जहां पे मिल रही है वहां से चंबल मिला दिया आपने. तो इस तरह से एक रफ मैप बना लो जिससे आपको पता रहे कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहां से आ रही है. सो इसका हो जाएगा सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुलिकट लेक. पुलिकट लेक के बारे में देखेंगे. तो दिस क्वेश्चन आई कंसीडर, अगर नहीं आता था तो अब आपको आना चाहिए. नेक्स्ट इज पुलिकट लेक. इट इज अ फ्रेश वाटर लेगून, और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे मैं फिर भी आपको एक लेवरेज दे रहा हूँ कि चलो मान लिया गलत हो रहा है, तो अब आपको इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पुलिकट लेक. इट इज अ फ्रेश वाटर लेगून लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये रॉन्ग है. क्यों, क्योंकि ये कहां पर है, ये सॉरी ये फ्रेश वाटर है या ब्रैकिश वाटर. इट इज अ ब्रैकिश वाटर, सॉल्टी वाटर है इसमें, तो जो वापिस आ जाता है समुद्र से पानी उससे ये बना है. तो दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड विद इन द आइसलैंड्स फॉर्म्ड बाय दिस लेक. बिल्कुल राइट है. श्रीहरिकोटा जो है वो इसी लेक के आइसलैंड्स पे है. इट इज वन ऑफ द रामसर कन्वेंशन साइट्स लिस्टेड फ्रॉम इंडिया. दिस इज रॉन्ग. देखो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ये लेक. क्यों, बिकॉज ऑफ अवर स्पेस प्रोग्राम. तो वी नेवर वांट इट टू बी इंटरनेशनल इंटरवेंशन, हम नहीं चाहेंगे, तो अभी तक इसको रामसर साइट कन्वेंशन में नहीं डाला गया है. तो थर्ड स्टेटमेंट आल्सो बिकम्स रॉन्ग. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट आप या तो लॉजिक से कर सकते हो या जो 75 रामसर साइट्स की लिस्ट है हमारे पास उसको आप कवर कर सकते हो. तो उनमें से कोई भी चीज एक आप कवर कर सकते हो. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 says consider the following hills: Lusai Hill, Garjat Hills, Abor Hills and Dafla Hills. तो which of the following hills are located in North East India? तो देखो गर्जट हिल्स जो है वो आपके सेंट्रल इंडिया के अंदर है. लुसाई, अबोर और दाफला ये दोनों तो आपके किसमें है, इसमें है, अरुणाचल प्रदेश में है. लुसाई हिल आपका आ जाता है आई गेस मिजोरम या नागालैंड के अंदर, किसी के अंदर आएगा. ये मिजोरम के अंदर है, तो मिजोरम और त्रिपुरा के अंदर है. तो ये आपका आंसर जो बन जाएगा 1, 2 and 3 बन जाएगा, 1, 2 and 4 बन जाएगा, 1, 3 and 4 बन जाएगा, ऑप्शन सी. सो दिस अगेन इज अ मैप बेस्ड इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं. विद रेफरेंस टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द एक्ट डिवाइड्स फॉरेस्ट इनटू 3 टाइप्स. बिल्कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है. विलेज रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, फिर आपके दूसरे टाइप के 2 फॉरेस्ट हो गए, उसमें ये इसको डिवाइड कर देता है. तो इट डिवाइड्स इनटू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट. प्रोटेक्टेड, देन यू हैव विलेज एंड रिजर्व फॉरेस्ट, उसमें ये इसको डिवाइड करता है. अमंग द क्लासिफिकेशन द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इज हायर फॉर विलेज फॉरेस्ट देन रिजर्व फॉरेस्ट. ऑब्वियसली ये रॉन्ग होगा. रिजर्व फॉरेस्ट को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी rather than विलेज फॉरेस्ट. तो here the answer should be option A, that is 1 only. डायरेक्ट क्वेश्चन है, सही आराम से कर सकते हो. नेक्स्ट, with reference to India's first snow leopard conservation center, consider the following statement. It is being established in the Uttarakhand under Secure Himalaya project. This statement is right. Secure Himalaya project किसके लिए है? For these endangered species only. Second,
It is built in partnership with the United Nations Environment Program. This is wrong because it is being developed along with United Nations Development Program plus Global Environment Facility. तो ये उसके साथ बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज यूएनईपी सीम्स टू बी अ राइट वन. यहाँ पे यूएनडीपी है यूएनईपी की बजाय, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग. तो इन केस यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई दिस थिंग, तो अब ध्यान रखना इसका, ये एक्सेप्शन है. दिस इज एन एक्सेप्शन. व्हाई? मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल चीजों के अंदर यूएनईपी ही वर्क करेगा, यूएनडीपी वर्क नहीं करता, पर इस केस में यूएनडीपी इज वर्किंग. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स wrong and this you should remember क्योंकि exceptional है ये. The snow leopard is listed as endangered in the IUCN red list. अब ये again wrong है क्योंकि वो vulnerable section उसको दिया गया है. It is vulnerable. अब देखो यहाँ पे आ गया snow leopard and I have told you जिस भी species का नाम आ रहा है उसको अपनी एक लिस्ट में डालो और उसके सामने उसका स्टेटस लिख लो, हो सके तो हैबिटेट वगैरह, अगर आपको याद नहीं रहता तो हैबिटेट भी लिख लो. तो अब इसको आप अपने लिस्ट में डाल लो. तो आंसर हियर बिकम्स, इट इज आस्किंग नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे. अब थोड़ा बच्चे फास्ट चलेंगे बिकॉज वी आर लूजिंग टाइम हियर, तो थोड़ा फास्ट करते हैं चीजों को. एनुअल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. एनुअल वेलफेयर बोर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं. इट इज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज टू द एनिमल्स या प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स. ये उस एक्ट के अंदर आता है क्योंकि 1960 में बना था और रुक्मणी देवी अरुणडेल was a prominent personality with respect to animal welfare board. तो ये हमने पहले क्वेश्चन किया तो गलत नहीं होना चाहिए. वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये रॉन्ग है क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना था. बना ये 2006 में था बट इट वाज अंडर WP एक्ट. द नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, ये स्टेटमेंट ठीक है. तो फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग हो जाएगा. आंसर बिकम्स ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज 3 ओनली. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑयल स्पिल? ठीक है. डिसरप्टिंग माइग्रेटिंग पैटर्न्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, स्टेटमेंट ठीक है. डिक्रीज्ड बीओडी इन अफेक्टेड एरिया, डिक्रीज क्यों होगा? देखो बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अब इसमें क्या होगा? जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये है कि इस ऑयल स्पिल्स की वजह से बहुत सारी फिशेस या मरीन स्पीशीज मर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो डेड बॉडीज है उनको डिग्रेड करने के लिए माइक्रोब्स एंड अदर स्मॉल एनिमल्स आएंगे. तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो ऑक्सीजन डिमांड है वो हो जाएगी इंक्रीज, क्योंकि डिग्रेडेशन हो रहा है ना इसका. तो BOD is going to increase rather than decreasing. Then disturbed breeding grounds of turtles, ये statement भी ठीक है. So answer becomes option C, that is 1 and 3 only. Next चलते हैं question number 18. With reference to Central Pollution Control Board, consider the following statement. It is statutory organization which was constituted under Water Prevention and Control Pollution Act of 1974. The statement is right. Second, it aims to promote cleanliness of streams and wells in different areas of the state by prevention, control and abatement of the water pollution. This statement is also right. बहुत generalistic statement है, तो answer becomes option C, that is both 1 and 2. तो ये क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए. This question should be right. Easy question है. Even this question should be right. 16 भी ठीक होना चाहिए क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं. देन यू हैव स्नो लेपर्ड वाला, मैं मान लेता हूँ गलत हो सकता है, अलाउड है आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 14 पे अलाउड है आपके लिए गलत करना. देन क्वेश्चन नंबर 13 अलाउड नहीं है आपके लिए. ठीक है. सो हियर द आंसर बिकम्स ये 16, 17 और 18 ये तीनों क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 सेज विद रेफरेंस टू द इको मार्क. इको मार्क अब एक नई चीज आई है, मतलब कि इको मार्क आपने देखा भी होगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इको मार्क स्कीम फॉल्स अंडर एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी. देखो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में क्यों हुआ? क्योंकि ये इकोलॉजिकल मार्क है. इकोलॉजिकल मार्क किस लिए होता है? कि जहां पे आप एनर्जी सेव कर पाते. तो हमें लगता है रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकता है.
बट शुडंट इट बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? व्हाई? बिकॉज ये आपका किसके साथ रिलेट करता है? एमिशंस के साथ रिलेट करता है। जितनी ज्यादा आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी उतना ही आप उसको बेटर कर पाओगे, उतना ही आप पॉल्यूशन कम कर पाओगे। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। सेकेंड इज एंड इवन now second statement is it is issued by the energy and resource institute टेरी। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। दिस एक्चुअली जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो करता है ई-कॉमर्स। कोई भी अगर इंडिया में स्टैंडर्ड बनता है तो बीआईएस उसको करता है, आपने देखा भी होगा। बीआईएस हॉलमार्क जो है गोल्ड का वो भी बीआईएस करता है। तो जो भी स्टैंडर्ड सेटिंग का काम है वो सारा का सारा बीआईएस के पास है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। The scheme first saw its application in 1991 and helped in identifying eco-friendly products of market. तो देखो, if you are able to identify this second statement, थर्ड का नहीं पता है चलेगा क्योंकि फैक्चुअल है, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आंसर बिकम ऑप्शन सी। तो यहाँ पे जो की स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट है। अब मैंने देखो क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले मैंने ऊपर की तीन स्टेटमेंट्स को ये आइडेंटिफाई किया मुझे कौन सी पता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि हाँ यार ये गलत होनी चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट और भी इजी है क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड अगर इंडिया के अंदर है तो बीआईएस ही करता है और कोई करता ही नहीं है। ये 99.9% है। तो ये तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। थर्ड स्टेटमेंट का मुझे बिल्कुल नहीं पता भैया ये थी नहीं थी क्या था। तो मैंने अब इसके बाद मैं गया हूँ ऑप्शंस के ऊपर। अब मैंने ऑप्शंस को देखा तो ऑप्शंस ने मेरी हेल्प कर दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो पॉइंट इज दिस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आप सही कर पा रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी गलत है। उसके बाद यू मूव टुवर्ड्स द ऑप्शन। ये मत करना कि पहले ही ऑप्शन को देखा रहे सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं शायद रॉन्ग हो, तो ये तुक्केबाजी मत करना क्योंकि यूपीएससी इसको टारगेट करता है। तो सबसे पहले अपनी कैपेबिलिटी पे देखो कि तुम्हारे को कितनी नॉलेज है, उसके बाद देखो कि ऑप्शंस तुम्हें कितना हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज फेट फेवर्स दोज हु हैव द कैपेबिलिटी। फेट के सहारे नहीं जा सकते, फेट आपको तब हेल्प करेगा जब आपके अंदर कैपेबिलिटी। तो पहले अपनी कैपेबिलिटी को शो करो, उसके बाद देखो कि आपकी किस्मत कैसी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Concerns to the movement of living modified organisms sometimes mentioned in news forms part of which of the following agreements? तो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के रिगार्डिंग हमारी कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। बेसिक शंकर आईएएस में दिया हुआ है, नो नथिंग टू एक्सप्लेन, इजी क्वेश्चन है, ये सॉल्व होना चाहिए, गलत नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ही इज पॉपुलरली नोन एज सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र का सीधा नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले के साथ। सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र इज गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी देख लो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ही वॉज द मेंबर ऑफ बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल, served as the member of Indian Public Service Commission as well, follower of Mahadev Govind Ranade। इवन महादेव गोविंद रनाडे के साथ उन्होंने इंडियन सर्विस सोसाइटी भी बनाया था। ठीक है, सोसाइटी ऑफ इंडियन सर्विस सोसाइटी भी बनाया था कुछ। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राजा राम मोहन रॉय वाज had a great role in bringing Indian Renaissance. With regard to this, consider the following. He criticized adultery, ये तो था, adultery को वो नहीं मानते थे। He rejected Christianity and denied Jesus Christ, ये भी सही है क्योंकि he worked on Vedas, वो वैदिक और इंडियन टेक्स्ट को फॉलो करते थे कि इंडियन जो कल्चर इट इज नॉट डिग्रेडेड, इंडियन कल्चर को हम भूल रहे हैं, तो उन्होंने उसको वापस लेके आए थे। He intended to establish a new religion, बिल्कुल गलत है, उन्होंने जो ऑलरेडी हिंदुइज्म है उसके अंदर रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी? ऑप्शन 1 एंड 2। इवन अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को कर पाते हो आइडेंटिफाई तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इट रॉन्ग। इवन ये भी गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Ramakrishna Mission was founded by Ramakrishna Paramhans. We know it was founded by Vivekananda. Ramakrishna Paramhans was the guru of Swami Vivekananda. Second, Ramakrishna discarded image worship in developing spiritual fervor. इमेज वर्शिप को तो डिस्कार्ड नहीं किया था उन्होंने, ऐसा हम नहीं कह सकते कि इमेज वर्शिप को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सेकंड का मैं चलो मान लेता हूं शायद कर दिया हो। स्वामी विवेकानंद बिलीव दैट
बेस्ट वर्शिप ऑफ गॉड इज थ्रू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये मुझे पक्का कि पक्का सही होगी। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड का नहीं पता, थर्ड इज राइट। सो हेयर अगर हम देखें तो अगर मैं 2 को भी हटा दूं तो मेरा आंसर आ जाता है। अगर 2 का मुझे नहीं पता तो ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा। नाउ आई एम लेफ्ट विद बी एंड सी। तो यहाँ पे 50-50 का ऑप्शन बन जाता है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन को आई कैन कीप कि ये 50-50 है, आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो उस कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। Who among the following highlighted the economic plunder of India? देखो कार्ल मार्क्स का नहीं पता, आरसी दत्त ने तो किया ही था। तो यहाँ पे जहां पे 2 नहीं है उसको तो हम हटा देंगे। अब कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ की बात आती है कि क्या कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ ने किया था, नहीं किया था, नहीं पता। अगर मैं देखूंगा तो एडम स्मिथ को तो मैं काटा ही लगा दूंगा कि नहीं होगा। बट इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 तीनों ने ही इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लंडर था उसको हाईलाइट किया था। कार्ल मार्क्स ने तो इसलिए किया था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, जो इंडिया के अंदर पॉलिसीज, दे आर नॉट सस्टेनेबल, वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगी। एडम स्मिथ वाज also highlighted this economic plunder of colonial India. So answer becomes option 1, 2 and 3. ये वही आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन था। Who among the following was the first Indian who attempted to estimate India's national income? हमें पता है दादा भाई नारोजी। डायरेक्ट बेसिक क्वेश्चन है, इसको गलत करने को अफोर्ड आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में है। वज्रयान मीन्स द व्हीकल ऑफ द थंडरबोल्ट, ऑल्सो नोन एज तांत्रिक बुद्धिज्म। स्टेटमेंट आपकी ये सही है, पहली स्टेटमेंट सही है। वज्रयान का मतलब ही होता है, इवन इंदिरा के पास भी जो बोला है तो वज्रयान है। वज्रयान यानी थंडरबोल्ट का जो व्हीकल है, थंडरबोल्ट का जो वो होता है। इट इज द स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म दैट ओरिजिनेटेड इन चाइना। तो ये गलत है। ये जो व्हीकल है ये ओरिजिनेट हुआ था आपका बंगाल और बिहार। ये जो चाइना के अंदर स्कूल ओरिजिनेट हुआ था वो था ज़ेन बुद्धिज्म, उसे बोलते हैं ज़ेन बुद्धिज्म। ये वाला जो स्कूल है ये इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ था, तो ये हो जाएगी रॉन्ग। इट इज बिलीव्ड इन एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स फॉर लिबरेशन, दिस स्टेटमेंट इज राइट। देन इट बिकेम पॉपुलर इन साउथ इंडिया। देखो जब भी हम तांत्रिसिज्म की बात करते हैं, मैजिकल पावर्स की बात करते हैं, हम जाते हैं सीधा ईस्टर्न इंडिया के अंदर। इन कामाख्या टेम्पल, कहां पर है कामाख्या टेम्पल? आसाम के अंदर है। इंपॉर्टेंट टेम्पल है तांत्रिसिज्म के हिसाब से, वो भी कहाँ है आपका? ईस्टर्न इंडिया में है। तो दिस स्कूल ऑफ बुद्धिज्म वाज फेमस इन बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल एंड बिहार के अंदर ये स्कूल ज्यादा फेमस था। तो ये स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग हो जाएगी। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 आर राइट। तो इट इज अ मीडियम टाइप का क्वेश्चन है ये। यू कैन नॉट से कि डिफिकल्ट है, एंड आई वुड से कि थोड़ा सा इन ऑप्शंस ने इसको डिफिकल्ट जरूर बना दिया है, पर these statements they were very logical and very easy. So I think you should have a 80 to 90% chance of getting this question corrected. Next, the Bahmani kingdom reached the height of its power and territorial limits under his able guidance. He was a Persian merchant and joined the services of Bahmani kingdom. He was granted the title chief of merchants by Brahmani rulers. He was a learned person and possessed a great knowledge of mathematics. Which of the following personalities has been depicted in the above passage? तो it is महमूद गवन। ये हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। यदि महमूद गवन के ऊपर जब हमने पढ़ा था तो ये चीजें बता दी गई थी आपको। तो ये क्वेश्चन गलत आप नहीं कर सकते। तो दिस इज नाउ अ बेसिक क्वेश्चन। वैसे भी एनसीईआरटीज में गिवन है और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी था ये बहामनी किंगडम के हिसाब से। बहामनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर काफी फोकस है यूपीएससी के इन पे। Now next is with reference to the Nathpanthi movement, consider the following. They advocated renunciation from the world, obvious है नाथपंथीज का। They criticized the rituals and other aspects of conventional religion and social order, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। So answer becomes option C, both 1 and 2. अगर बेसिक भी पढ़ा तो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो आई कंसिडर दिस एन इजी क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन रहेगा। Next, which of the following statement are correct about passing budget in India? Both type of expenditures charged upon and charged from the consolidated fund of India can be discussed and voted upon by passing of the budget. Wrong है, बार बार हम कर चुके हैं। जो भी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होगा उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। वो डायरेक्ट का डायरेक्ट मतलब उस पर आप डिस्कस कर सकते हो पर वोट नहीं कर सकते हो। वो डायरेक्टली
बिल में चला जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द ऑथराइजेशन फॉर विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम CFI मस्ट कम फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हाई? इट इज पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो पेश करता है उसको बजट को कि हम ये बजट लेके आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इट शुड बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे। आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 says अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस फॉर पासिंग ऑफ द एनुअल बजट। तो इसको देखने से पहले मैं अपना रिकॉल कर लेता हूं कि मुझे क्या याद है। सबसे पहले क्या होगा, बजट को रखा जाएगा, एक जनरल डिस्कशन होगी, जनरल डिस्कशन के बाद बजट को दे दिया जाएगा इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज को, इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज बने इंडिविजुअल व्हाट आई से कमेटीज को, वो कमेटीज, फिर कमेटीज के बाद फिर उस पर होगी डिटेल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन के बाद उसके ऊपर वोट ऑन अकाउंट हो जाएगा। वाई वोट ऑन अकाउंट? क्योंकि 2 महीने लगते हैं ना उसको, भाई मार्च में आपको कुछ तो पैसा चाहिए अप्रैल तक अपना खर्चा चलाने के लिए, तो 2 महीने का आपको वोट ऑन अकाउंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका ये डिटेल डिस्कशन के बाद आप डिमांड्स के ऊपर वोटिंग होगी, डिमांड्स के बाद फिर बिल अप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर वोटिंग होगी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा असेंट के लिए। अब देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट कॉजिंग द लेइंग ऑफ द बजट बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये सिर्फ पहला हो जाएगा, सही है। पासिंग ऑफ वोट ऑन अकाउंट बाद में होगा, वोट ऑन डिमांड्स ऑफ द ग्रांट ये बाद में होगा, डिटेल डिस्कशन ऑफ द बजट थोड़ा बाद में होगा। तो सेकंड थिंग जो होगी ये होगी जनरल डिस्कशन, ठीक है। थर्ड जो होगी रेफरेंस ऑफ द बजट टू द रेलेवेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बाद आपका क्या होगा, डिटेल डिस्कशन होगा उस बजट के ऊपर। डिटेल डिस्कशन के बाद क्या होगा, आप पहले वोट ऑन अकाउंट कर दोगे जिससे कि जो गवर्नमेंट का खर्चा वो चलता रहे, गवर्नमेंट ना रुके। देखो आपका बजट क्या है, मार्च 1 से शुरू होता है और आपके नेक्स्ट 31 मार्च तक चलता है। अब जो बजट है वो 2 से 3 महीने लेता है प्रिपेयर होने में, पास होने में, क्योंकि डिस्कशन वगैरह होंगी। तो 1 मार्च से लेके अप्रैल तक का टाइम हो सकता है जिसमें बजट पूरा पास ना हो पाए। तो उस टाइम के लिए वोट ऑन अकाउंट हो जाता है कि गवर्नमेंट के अकाउंट के ऊपर से 2 महीने का खर्चा पानी दे दिया जाता है कि अब 2 महीने आराम से चला लो। तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट। तो ये जाएगा फिफ्थ। वोट ऑन अकाउंट के बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा वोट ऑन डिमांड्स ऑफ द ग्रांट। जब ये वोटिंग ग्रांट्स को आप क्लियर कर दोगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप लेके आओगे फाइनेंस बिल। तो जो आपकी सीक्वेंस बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 1 6 देन यू 5 देन 4 फिर 2 3 और 7। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा 1 6 7 1, ऑप्शन बन जाएगा बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से है कि क्या सीक्वेंस रहती है बजट की, तो इसको आप गलत नहीं कर सकते। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू मेक दिस रॉन्ग। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं, इवन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, यू विल फाइंड कि मोर देन 20 क्वेश्चंस, इवन 24 क्वेश्चन से ऊपर आपके बेसिक्स में से थे। तो यू शुड बी एटलीस्ट गेटिंग 24 करेक्टेड आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस। 24 नहीं तो 22 तो पक्का करेक्ट होने ही चाहिए इतने में से। अगर इससे कम हो रहे हैं तो उस एरिया को आप दोबारा से कवर करो। नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 says which of the following statement are correct about budget of India? As it deals with allocation of expenditure and imposition of taxes, the annual financial statement is placed before the Lok Sabha only. क्यों भाई लोक सभा के सामने क्यों रखेंगे? It has to be placed between the before the parliament, और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इवन डिस्कशन भी दोनों हाउसेज में होती है। हाँ, वोटिंग सिर्फ लोकसभा में होती है, पर डिस्कशन दोनों हाउसेज में होगी। एंड क्वेश्चन दो पूरा पार्लियामेंट पूछेगा गवर्नमेंट से कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या स्पेंड किया। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड, द बजट इज कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट ठीक है। द टर्म बजट हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली, क्योंकि करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट नहीं पूछ रहा, ये करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, consider the following pairs with respect to constitutional amendment. 11th Constitutional Amendment Act provided that the Vice President will be elected by the member of an electoral college consisting of members of both houses of the parliament, ये statement ठीक है। और नहीं पता था तो ऐड कर लो अपने, मतलब नॉलेज बढ़ाने के लिए मानता हूँ इस क्वेश्चन को। आई एम नॉट सेइंग कि ये सही ही होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन है। 19th Constitutional Amendment abolished the system of electoral tribunals, ये statement भी ठीक है। 7th Constitutional Amendment reorganization of states on लिंग्विस्टिक बेसिस, ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका है जो गलत भी हो गया तो भी चलेगा, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक क्वेश्चन नंबर 31 रॉन्ग। 32 गलत हो गया चलेगा, बिकॉज ये आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग are correct about the finance bill? It is introduced to give effect to the financial proposals of the government for the next following financial year. This statement is right. Statement number 2. Statement number 2 says joint sitting is applicable to finance bill unlikely money bill. ये statement भी ठीक है। फाइनेंस बिल एक नॉर्मल बिल की तरह इंट्रोड्यूस होते हैं और नॉर्मल बिल की तरह वर्क करते हैं, तो ये मनी बिल में नहीं आते। तो फाइनेंस बिल कैन हैव द provision of joint sitting. तो answer becomes option C, both 1 and 2. तो this question you cannot make wrong, ये सही रहना चाहिए। Question number 34. Consider the following statement about Bluetooth technology. It is a wireless communication technology used for short distances. आप अपने फोन में ब्लूटूथ यूज करते हो, छोटे डिस्टेंस के लिए होता है। अगर आपने 10 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस किया तो ब्लूटूथ कनेक्शन टूट जाता है, याद होगा ये, तो ये एक सही है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी नीड्स डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट फॉर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। कैसा चाहिए? जैसे आप आजकल तो हेडफोन ईयरफोन्स आप यूज करते हो, तो अगर आप जेब में भी फोन को रखोगे तो लाइन ऑफ साइट में तो नहीं आया ना आपका फोन, पर फिर भी आप कनेक्टेड हो, तो इट डज नॉट नीड डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। तो ये आपकी अपनी बेसिक घर में जैसे फोन आप यूज करते हो उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूजेस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। देखो पहली बात तो ब्लूटूथ है, दूसरा इंफ्रारेड आपका रिमोट्स में यूज होता है, जो घर के रिमोट हैं, टीवी रिमोट्स हैं, एसी रिमोट, उसमें यूज होता है। और उसमें अगर इफ यू रिमेंबर, तो जब आप उसके सामने करोगे सेंसर के सामने तभी वो रिमोट वर्क करता है, अगर आप इधर उधर करोगे तो नहीं वर्क करता। या तो इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट होके जाए कि दीवार की तरफ करके हम रिफ्लेक्ट करवा देते हैं तो वो वर्क कर जाता है, पर वैसे वर्क नहीं करता अगर वो लाइन ऑफ साइट में ना हो। तो ब्लूटूथ जो है वो इंफ्रारेड यूज नहीं करता, वो दूसरे स्पेक्ट्रम को यूज करता है, ब्लू स्पेक्ट्रम को यूज करता है। तो थर्ड हो जाएगा आपका रॉन्ग, तो थर्ड इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली। तो वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इट रॉन्ग, आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, with regard to transcriptome, consider the following statement that is incorrect. It is a full range of messenger RNAs molecules expressed by an organism. ये स्टेटमेंट आपकी सही है। ये जितने भी RNAs हैं, मैसेंजर RNAs हैं, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है। इट इज स्टेबल थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैसे हो सकता है स्टेबल? Data obtained from transcriptome is used in research to gain insights into processes such as cellular differentiation. सही है। Transcriptome analysis have been used to study the evolution or diversification process of the plant species. This statement is also right. तो देखो मैंने इस क्वेश्चन में एक छोटी गलती ये कर दी है कि मैं इसके ऑप्शंस के ऊपर मार्क कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा स्टेटमेंट को यहाँ पे मार्क करो लास्ट में, कि जो भी आपके स्टेटमेंट अगर सही है तो उसको सही करो, जो रॉन्ग है रॉन्ग करो। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, उसको बोल रहा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोल रहा है तो ऑप्शन बी बिकम्स माय आंसर। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, which of the following statement best describes the characteristics of polymer? पॉलीमर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है? फर्स्ट इज बोथ थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। द स्टेटमेंट इज राइट। भाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज करते हो ना आप पॉलीमर्स को, जैसे आपका कुकर का हैंडल हो गया, वो थर्मल इंसुलेशन में काम आता है, गर्मी नहीं लगती उसको पकड़ने में, गर्म नहीं लगता वो। आपके जो वायर्स हैं उसके ऊपर आपके प्लास्टिक इंसुलेशन होता है, पॉलीमर इंसुलेशन होता है, तो ये फर्स्ट सही हो जाएगा। लेस रेजिस्टेंट टू केमिकल्स रॉन्ग है, केमिकल से काफी हाई लेवल तक रेजिस्टेंस रहती है, कुछ ही केमिकल्स हैं जिन पे ये रिएक्ट करते हैं। इवन आप एसिड वगैरह भी डाल लेते हो कई बार तो केमिकल से इतना रिएक्शन नहीं है। इवन जो आपके जैसे हार्पिक वगैरह जो आता है वो प्लास्टिक बॉटल्स में ही होता है, केमिकल्स ही होते हैं ना वो, और एसिडिक ही होते हैं वो। हाथ पे लग जाए तो थोड़ा हाथ पे यू फील ए सेंसेशन लाइक बर्निंग सेंसेशन, तो दिस इज रॉन्ग। लिमिटलेस रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कलर्स, बिल्कुल सही बात है। लाइट वेट विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी सही है। आपके जो चेयर्स हैं लाइट वेट होती हैं पर स्ट्रेंथ काफी है उनके अंदर। तो 1, 3 and 4 शुड बी योर आंसर, आंसर ऑप्शन बी। बेसिक वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर डेली लाइफ, शुड नॉट बी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 37 says consider the following statement.
DNA present outside our genes in the genomic space which does not encode the protein is called dark genome. बेसिक डेफिनेशन दे रहा है, देयर इज नथिंग हियर टू से कुछ गलत है या कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इसमें गलत है, बिकॉज बहुत जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है. सेकंड, dark genomes have evolved portion of coding proteins which can be used to distinguish between schizophrenia and bipolar disorders. अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपरली मुझे नहीं पता कि ऐसा है या नहीं है, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं कि ये मुझे नहीं पता, मैंने इसको अभी उसमें रखा है, सस्पेंशन में रखा है. थर्ड, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अप्रूव्ड जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट. देखो जेनेटिक्स वगैरह या आपके जीनोम वगैरह इसको स्टडी कौन करेगी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं होना चाहिए यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बजाय. एक प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन जाता ना कि भाई मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चूज करूँ या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक यूज करूँ. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वगैरह कौन सी चीजें लेता है? जो बहुत जनरलिस्टिक हैं, जो पब्लिक लाइफ से रिलेट करती हैं. जो रिसर्च वर्क है वो साइंस एंड टेक लेता है अपने अंडर. तो दिस शुड बी रॉन्ग. तो लॉजिकली ये स्टेटमेंट सही नहीं जा रहा है, तो थर्ड को मैं करूंगा रॉन्ग. मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड स्टेटमेंट इज जस्ट टू हेल्प मी इंक्रीज माय नॉलेज, नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 1 and 2 ओनली. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते. व्हाई? बिकॉज वेरी सिंपल स्टेटमेंट्स आर गिवन. थर्ड स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट, और थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कि आपको ये रट्टा लगाना है, लॉजिक से हो पा रहा है, इसीलिए. क्वेश्चन नंबर 38, it is a possible effect if one satellite produces debris that another will hit the satellite. बिल्कुल सही है. It creates a chain reaction that will obliterate every orbiting object in low Earth orbit and thus creating a thick cloud of white dots traveling at high speed. This statement is right. So ये क्या है? Kessler syndrome है. You should have heard this name. ये नाम आपको पता होना चाहिए and I consider this a basic question because Kessler syndrome is very much in news. बहुत ज्यादा चलता है current affairs में. Next, question number 39. With reference to vitamins, consider the following statement. Vitamin A and K are water soluble while vitamin B16 and B12 are fat soluble. This statement is wrong. NCERTs में given है vitamin A, vitamin A, D, E and K, they are fat soluble. Only vitamin B and C are water soluble. तो ये हो गया wrong. Megaplastic anemia is leading cause of vitamin B12 deficiency. ये statement ठीक है. Carrot, sweet potatoes, pumpkin, green leafy vegetables are good source of vitamin C. नहीं होगा, A. हमें पता है कैरेट के अंदर विटामिन A होता है. जब भी बोलते हैं ना आंखें कमजोर हो गई तो गाजर खाया करो, कहते हैं ना घर पे, तो गाजर में है होता है विटामिन A, ना कि विटामिन C. तो ये हो जाएगा रॉन्ग. तो अब देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक हो सकता है. तो फर्स्ट को तो काट सकते हो, देन आप थर्ड को भी काट सकते हो और सी को भी काट सकते हो. तो आंसर क्या बन गया आपका? ऑप्शन बी. तो अगर सेकंड स्टेटमेंट का नहीं पता, इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस, देन ऑल्सो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो अगेन आई कंसिडर इट एज अ बेसिक क्वेश्चन, इजिली सॉल्वेबल क्वेश्चन है ये. तो आपको बच्चे लॉजिक ऐसे ही लगाने हैं, जो आपको पता है पहले उसको खेलो, उसके बाद आप देखो कि सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स ऑफन सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू. अब अगर ये नहीं पता है तो जस्ट आई टेल यू द आंसर. प्रिसीडियो जो प्रिंसिपल्स है वो रिलेट करते हैं आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ. तो ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज बढ़ाएगा. प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स रिलेट विथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो इट इज बेसिकली जो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से इन्वॉल्व हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं इसके लिए, तो वो है प्रिसीडियो प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर अंडर द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होंगे क्योंकि इंडिया काफी ज्यादा व्हाट आई से इंडिया में काफी ज्यादा ड्रग्स मैन्युफैक्चर होते हैं. इवन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया. स्पेशलिटी स्टील होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स होने चाहिए, हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स होने चाहिए. ये वो सारी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं. ठीक है, तो ये सब होना चाहिए, इंडिया इसको प्रमोट करेगा. देन कोल, व्हाई कोल शुड बी अंडर PLI? बिकॉज इट इज अ माइनिंग का है. पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी क्यों होगा? ये दोनों लॉजिकली नहीं सस्टेनेबल हो रहे हैं, तो इनको हम काट देंगे. देन व्हाइट गुड्स का मतलब AC, फ्रिज वगैरह आपके हो गए. तो आंसर शुड बी 1, 2, 3, 4 and 7. तो ये देख लेते हैं कहां पर है. ऑप्शन सी.
डायरेक्टली दिख जाएगा भाई कोल को हम क्यों देंगे ऐसी कोई स्कीम, हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आए हैं, प्रोडक्शन के लिए हम लेके आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आए हैं। तो ये दोनों आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, ना कि सेकेंडरी सेक्टर में। देन क्वेश्चन नंबर 42, सामख्या एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम द प्रकृति एंड पुरुष। ये स्टेटमेंट ठीक है, बेसिक है, एनसीईआरटी में गिवन है 11th क्लास की आपकी में। विशेषिका, ब्राह्मण इज नॉट रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स। दिस स्टेटमेंट इज wrong, it is regarded as the fundamental force. Vedant concentrates on teaching of Upanishad, normal direct है, तो आंसर becomes option C 1 and 3 only. डायरेक्ट चल रहा हूं मैं आगे क्वेश्चन पे, अब इसमें कुछ बताने के लिए नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। The Reserve Bank of India recently issued guidelines on the establishment of digital banking units. Consider the following. DBU, digital banking units, refer to a specialized fixed point business unit or hub housing certain minimum infrastructure for delivering digital banking products and services as well as servicing existing financial products and services digitally. Statement easy है, normal है, सही है. It is a joint initiative of RBI and government only. The statement becomes wrong. Third one is regional rural banks can set up DBU. ये भी गलत है. तो आपका आंसर बन जाएगा, अगर आप थर्ड स्टेटमेंट को भी नॉर्मली बना पाते हो तो भी आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. तो आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली. अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए था. तो आई कैन एग्री विद यू कि अगर गलत हो रहा तो चलेगा. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स. भाई कौशल है, कौशल का मतलब क्या होता है, स्किल. तो स्किल मिनिस्ट्री किस लिए बनाई है फिर, तो ये तो लॉजिकली रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो गलत है. इट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. देखो स्किल इज एजुकेटिंग, एजुकेशन किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट सब्जेक्ट भी है ये. तो सेंट्रल सेक्टर तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगा, तो ये भी रॉन्ग है. To enable a large number of Indian youths to take up industry relevant skill training. ये स्टेटमेंट नॉर्मल लॉजिकल है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सही. तो here the answer should be option C, that is 3 only. Easy question, not a difficult at all. बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसको मैं इजी में ही कंसिडर करूंगा. नेक्स्ट, recently Quality Council of India celebrated Silver Jubilee. Consider the following statement with respect to QCI. It is a non-profit organization registered under Societies Regulation Act of 1860. देखो मुझे नहीं पता ये है या नहीं है, तो मैं गोला लगा रहा हूं इसको. सेकंड, चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट. अब ये भी थोड़ा अजीब है कि इंडस्ट्री रिकमेंड करेगी, प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट करेगा, तो मैं गोला ही लगाऊंगा या मैं इसको मानूंगा कि शायद ये गलत है, शायद ये गलत है. It is under the administrative control of the Department of Promotion and Internal Trade. ये स्टेटमेंट फिर भी लॉजिकल है कि भाई ये हो सकता है. ना ऑप्शंस मुझे क्या दे रहे हैं, ऑप्शंस मुझे कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन इजी बनाया कि अगर आपको एक स्टेटमेंट पता तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए. तो या तो मैं मार्क करूंगा बी ऑप्शन को, ठीक है. तो अगर मुझे जाना होगा तो मैं बी के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है सेकंड स्टेटमेंट ठीक नहीं है. तो हियर आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग. द आंसर इज ऑप्शन डी. आंसर इसका ऑप्शन डी है. तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. ये सही पूछ रहा है ना आपसे, हाँ करेक्ट आंसर पूछा, तो तीनों स्टेटमेंट ठीक है. तो ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्वेश्चन हो गया रेदर देन टेस्टिंग यू. सो दिस क्वेश्चन यू कैन, मतलब इसमें मैं वही कहूंगा आपका चांसेस है सही भी हो जाए गलत भी हो जाए, तो इस क्वेश्चन को हम उसमें ही रखेंगे, मतलब कि डिफिकल्ट वाले में ही रख सकते हैं. Next is democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women. हाँ भाई, कैसे आप चूज करते हो उसको आप कह सकते हो. The method of strengthening executive leadership, ये तो ऑटोक्रेसी में आएगा, तो गलत हो गया. A superior individual is dynamism and vision, ये भी गलत होगा, क्योंकि ये आपकी किस में आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल में आ सकती है ये चीज, और प्रेसिडेंशियल से ज्यादा ये अथॉरिटेरियन में आएगी. A band of dedicated party workers के हिसाब से नहीं होती डेमोक्रेसी. तो बेस्ट ऑप्शन इफ आई चूज इज ऑप्शन ए, इट इज द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन. बिकॉज जैसे आपके लोग हैं वैसे ही आपको सरकार मिलेगी. तो डेमोक्रेसी की सुपीरियर वैल्यूज वर्चूज किस पे रिलाई करती हैं, कि हाउ द सिटीजन्स आर देयर, सब्जेक्ट्स किस टाइप के हैं, सब्जेक्ट्स का इंटेलेक्ट लेवल कैसा है. अगर इफ दे आर वेल रेड, स्टडीड हैं, मैच्योर हैं, तो वो अच्छे लीडर को चूज करेंगे. अगर दे आर इलिटरेट,
तो दे आर गोइंग टू गो फॉर द कास्ट बेसिस, सेक्शन बेसिस या रुडिमेंटरी चीजों पे वो वोटिंग करेंगे. तो इट इज द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. नेक्स्ट इज इजी क्वेश्चन है, लॉजिकल है, कर सकते हो. Next is question number 47. Which of the following is most likely consequence of implementing the unified payment interface? Mobile wallets will not be necessary for online payments. देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं है. आप कह सकते हो कि हाँ भाई मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल वॉलेट्स की जरूरत नहीं अगर यूपीआई आ गया तो आप यूपीआई के थ्रू डायरेक्टली अकाउंट से अकाउंट में डाल सकते हो. मोबाइल वॉलेट में क्या करते हो, पहले अकाउंट से डालते हो मोबाइल वॉलेट्स के अंदर, फिर आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करते हो. यूपीआई में क्या है, आप अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, तो ये वॉलेट वाला रोल ही खत्म हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट सही है. डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स. रॉन्ग है. ये डिजिटल करेंसी के बारे में है ही नहीं, ये डिजिटल पेमेंट्स के बारे में है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. एफडीआई फ्लो विल ड्रास्टिकली इंक्रीज. क्यों करेगा ड्रास्टिकली इंक्रीज, ये सिर्फ पेमेंट के लिए है. योर बैंकिंग सिस्टम या योर पेमेंट सिस्टम इज गेटिंग डिजिटलाइज्ड. वो हेल्प कर सकता है, पर इंक्रीज करना, ड्रास्टिकली इंक्रीज करना इज नॉट वन ऑफ द ऑप्शन या वन ऑफ द इफेक्ट. डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू द पुअर, वो तो आप डायरेक्टली अकाउंट में डाल दो, उसके लिए यूपीआई की क्या जरूरत है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. तो आंसर इज ऑप्शन ए. इजी क्वेश्चन, नॉट अ डिफिकल्ट. एलिमिनेशन सही हो जाएगा. द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थ्योरी and standard model are sometimes seen in news in the context of. तो इवेंट होराइजन या सिंगुलैरिटी आप देखते हो स्पेस के रिगार्डिंग. ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स सही है. स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, इसमें कुछ नहीं आता ऐसा. प्लेसिंग सैटेलाइट्स में भी ऐसा कुछ नहीं है. ओरिजिनल एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ऐसा कुछ नहीं है. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स. इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट हैज बीन मेड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49 says the Factories Act of 1881 was passed with a view to fix the wages of the industrial workers and to allow workers to from trade union. ट्रेड यूनियन क्यों बनाने देंगे, ट्रेड यूनियन कभी बनाने के लिए ब्रिटिश ने प्रमोट नहीं किया. ट्रेड यूनियन इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिस्ट एजेंडा, और यू कैन से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इसको फेवर करती है. ब्रिटेन वाज अ कैपिटलिस्ट वन, तो कैपिटलिस्ट कभी भी ट्रेड यूनियंस को फेवर नहीं करते. तो हमेशा याद रखना, ट्रेड यूनियन बनाने के लिए ब्रिटिश ने अलाउ नहीं किया. बाद वाले में कर सकते हैं, पर इनिशियल फेज में तो बिल्कुल नहीं किया. तो ये हो जाएगा रॉन्ग. एनएम लोखंडे वाज अ पायनियर इन ऑर्गेनाइजिंग लेबर मूवमेंट इन इंडिया. ये बिल्कुल सही है, यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन भी पूछा है. दिस फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 इट वाज मेनली रिलेटेड विद फिक्सिंग अ मिनिमम एज फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क. तो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट ये एक्ट था कि एक मिनिमम एज उन्होंने डिफाइन कर दी थी कि इससे नीचे के बच्चे काम नहीं कर सकते. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50. इन द कंटेक्स्ट ऑफ mitigating an impending global warming due to anthropogenic emissions of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? Abundant and uneconomical coal seems सही है. डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिजर्व्स, ये भी सही है. सबटेरेनियन डीप सॉल्ट फॉर्मेशंस, ये भी सही है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. तीनों ही इसका सही हो जाएगा आंसर. तो फिर 49 क्वेश्चन इज राइट, इसको सही मानते हैं. नाउ एक बार देखते हैं कितने क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे, कितने क्वेश्चंस में आपके पास चांसेस हैं 50-50 के. अब मैं ये कंसिडर करूंगा कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तभी. तो फर्स्ट पेज पे तो 6 में से 6 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए. सेकंड में फिर 1, 2, देन यू हैव ये तो आपका थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. 1, 2 हो गए. देन आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, अलकनंदा वाले को, या चलो नहीं भी कर पाते तो उसको मान लेते कि आप नहीं कर पाते. ठीक है. देन यू हैव कंसिडर द फॉलोइंग विद पुलिकट लेक. पुलिकट लेक के लिए भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली डुएबल था, पर मैं इसको फिर भी कंसिडर करता हूँ कि आपको नहीं पता होगा. तो यहाँ पे आपके पास होगा 2 और क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते थे. तो आपके पास टोटल होगा 8 क्वेश्चन जो आप कर सकते हो. उसका 9 क्वेश्चन 13th कर सकते हो, 9th हो गया. देन आप 9th कर सकते हो. स्नो लेपर्ड वाला भी आपको पता होना चाहिए कि वनरेबल है, पर चलो चलेगा. देन दिस इज 10th, 11, 12, 12 हो गए. देन यू हैव, ये क्वेश्चन इजीली हो सकता है, 13 हो गया आपका, 13 क्वेश्चन हो गए. देन 14, 15, 16, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन भी इजी है, 17. देन यू हैव 18 क्वेश्चन तो यहीं पे हो जा रहे हैं.
देन 19 ये कर सकते हो इजिली, 20 कर सकते हो, 21, 22, 23, 24, then you have 25, then this is 26 क्वेश्चन तक इजीली कर सकते हो, 27 इजीली कर सकते हो, 28 इजीली कर सकते हो, 29 हो गए यहाँ पे आपके, 29 के बाद ये इजीली हो सकता है 30, 31 ये इजीली क्योंकि एनसीईआरटी से है, देन यू हैव 30 हो गए हैं आपके पास, 30 के बाद 31, देन यू हैव 31 के बाद 32, 33, 34, 35 एंड 35, मैं तो इसको भी इजी मानूंगा पर चलो नहीं माने तो 35 क्वेश्चन तो बच्चे ऐसे हैं जो आपके इजीली हो जाने चाहिए, इसमें आप गलती नहीं कर सकते। बच्चे 15 क्वेश्चन में से अगर आपने 5 भी ठीक किए, 10 भी गलत किए, तो भी आपके 37 ओवरऑल ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन काट पीट के, ठीक है। तो 37 का मतलब कि आउट ऑफ 100 यू शुड बी गेटिंग 74 मार्क्स, 74 मार्क्स आने चाहिए आपके। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप गलत कर सकते हो वो 10 हैं, आपके 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए इस पेपर में। तो इट्स जस्ट टू गिव यू एन एनालिसिस कि पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपको आपके मार्क्स कम आए हैं, सीधा क्वेश्चन जो इजी है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं तो उनको क्लियर करो। चलो फटाफट जाते हैं सी सेट पे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू। और जस्ट गिव मी रिस्पॉन्स कैसा रहा, तो रिस्पॉन्स एक बार जरूर रजिस्टर करना। With climate change, will undeniably do is cause to amplify events that hasten the reduction of resources. Competition over these diminishing resources would ensure in the form of political or even violent conflict. Resource-based conflicts have rarely been overt and thus difficult to isolate. Instead, they take to veneers that appear more politically palatable. Conflicts over resources like water are often cloaked in guise of आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी। तो ये पैसेज क्या आपको बताता है? तो इस पैसेज में आपको क्या पता चल रहा है? फर्स्ट देख लेते हैं, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट आर ऑलवेज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ऑलवेज थोड़ा अजीब है, नहीं लग रहा। सेकंड, देयर इज नो पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू, ये भी कहीं पे बोला नहीं गया, पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू ऑब्जर्व इट। थर्ड, एनवायरमेंट इश्यूज कंट्रीब्यूट टू रिसोर्स स्ट्रेस एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, ये स्टेटमेंट है, ये कहीं ना कहीं बता रहा है इस चीज को। फोर्थ, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड ऑन आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी कैन नॉट बी रिजॉल्व, ये वही बात है, कैन नॉट बी कहां से आ गया यहाँ पे, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो, शुड नॉट बी रॉन्ग। नेक्स्ट, डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, कंसीडर द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द टू आइटम्स। फर्स्ट वाला है, नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स हु नोज जेड सपोर्टेड हिज कैंपेन स्ट्रेटेजी। तो कोई भी पार्टी एक्स का मेंबर है जो जेड को जानता है, जो जेड को जानता है, या जेड की स्ट्रेटेजी को सपोर्ट किया है जिसने, तो जानता भी है और सपोर्ट भी किया है। एग्रीड फॉर द अलायंस विद पार्टी वाई, तो पार्टी वाई के साथ कोई भी अलायंस में नहीं आएगा। तो देखो एक्स को अगर हम इस तरह से माने तो ये तो हो जाएगा जेड के साथ कॉम्बिनेशन, कि कोई भी जो जेड को जानता है वो वाई के साथ नहीं आएगा, ठीक है। बट कुछ लोग जो है वाई के साथ फ्रेंडली भी है, तो ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। एक्स पार्टी के कुछ लोग जेड को सपोर्ट करते हैं और उसकी पार्टी कैंपेन में जेड को जानते भी और उसकी पार्टी कैंपेन को सपोर्ट भी करते हैं। पर वो जो लोग हैं वो वाई के साथ कभी भी अलायंस नहीं बनाएंगे। वहीं एक्स पार्टी के कुछ लोग हैं जो वाई को जानते हैं, जो वाई के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं, सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी वाई डिड नॉट एग्री फॉर अलायंस विद पार्टी एक्स, ये उसने कहीं भी नहीं बोला है। देयर इज एटलीस्ट वन सपोर्टर ऑफ पार्टी वाई हु न्यू सम सपोर्ट ऑफ पार्टी एक्स एज अ फ्रेंड, बिल्कुल ऐसा तो होगा ही, तो स्टेटमेंट ठीक है, यहां पे लगाते हैं इसको। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड्स कैंपेन स्ट्रेटेजी, रॉन्ग है, इस वाले से पता चल रहा है हमें, ये ना आपके पास, तो ये हो जाएगा रॉन्ग आपका। नो सपोर्टिव पार्टी एक्स न्यू जेड, अगेन हमारे पास ब्लू मार्क में ये दोनों स्टेटमेंट रिफ्यूट हो रही है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स न्यू जेड, ये बिल्कुल ठीक है, यहां से पता चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। Some supporters of party X who opposed Z, some supporters of party X who opposed Z campaign strategy knew Z,
कुछ सपोर्टर्स ऑफ पार्टी एक्स, ये कहीं पर पता नहीं चल रहा हमें, तो इसको हम काटा लगा देंगे। नो सपोर्टर ऑफ पार्टी एक्स सपोर्टेड जेड कैंपेन स्ट्रेटेजी, ये भी गलत है। ये हमारे पास है कॉम्बिनेशन जिसमें वो बता रहा है कि कुछ जेड के सपोर्टर्स उसको हेल्प करते हैं। सो थर्ड भी रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट में क्या आ जाएगा आंसर बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज 54. If there is a policy that 1/3 of the population of a community has migrated every year from one place to another to some other place, what is the leftover population of the community after 6th year? तो यानी 6 साल तक 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेट कर जाती है, तो कितनी पॉपुलेशन बचेगी? मान लो x है तो 1/3 तो माइग्रेट कर गई, कितने रह गए? 2/3। नेक्स्ट टाइम क्या होगा? 1/3 n माइग्रेट कर जाएगी, फिर रह जाएगी 2/3। फिर नेक्स्ट ईयर फिर यही होगा, 1/3 माइग्रेट करेगी, 2/3 रह जाएगी। फिर वही होगा, 1/3 माइग्रेट करेगी, 2/3 रह जाएगी। तो कितनी बार हो गया? एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। फिर 5 बार भी ऐसे ही कर लेते हैं, फिर 6ठी बार भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो कितनी पॉपुलेशन लास्ट में बची? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इट इज 2/3 रेज़ टू पावर 6। तो वो क्या होता है? इट बिकम्स 32/7, सॉरी इट बिकम्स 64/729। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। आई होप समझ आ गया होगा। भाई x में से ये क्या हुआ? 2/3 x बचा, ठीक है। अब इस बाय 2/3 x को हम बोलूंगा मैं y, तो ये हो गया 2/3 y। इस 2/3 y को बोलूंगा z, तो ये हो गया 2/3 z। 2/3 z को बोलूंगा a, तो ये हो गया आपका 2/3 a, तो ये बच गया b। तो इसका ये क्या होगा? 2/3 b, तो ये बन गया c। तो ये क्या हो गया? 2/3 c, ये बन गया d। तो देखो आखिर में क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर ये आ जाएगा 64/729। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54. The sum of incomes A and B is more than that of C and D taken together. तो ये बोल रहा है A और B का जो सम है वो C और D से ज्यादा है। The sum of income A and C is same as that of B. तो अगर मैं A और C को प्लस करूं तो B और D सेम आ जाता है, तो ये दोनों इक्वल है। Moreover, A earns half as much as sum earned by income B and D. तो जो A है उसकी इनकम B by D के हाफ है। तो इन दोनों इक्वेशन को लेके मैं क्या निकाल सकता हूँ कि A की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पे, तो B by D plus C is equal to B plus D। तो C की जो इनकम होगी B plus D by 2 हो जाएगी। तो यानी C की इनकम किसकी इक्वल है? A की इक्वल है, यही बोला ना इसने। तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को पकड़ के सॉल्व किया तो मुझे उससे वैल्यू मिल गई C की। तो C की वैल्यू आती है B plus D by 2, दैट इज इक्वल टू A। तो यानी A और C की जो इनकम हो सेम है। तो A और C की इनकम अगर सेम है तो इसको काट देंगे, तो मैक्सिमम इनकम किसकी हो जाएगी? B की। B इज ग्रेटर देन D। तो किसकी इनकम ज्यादा है सबसे? तो इनकम ऑफ B इज ग्रेटर देन D। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। सो विद दिस हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। एंड वन थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज दैट जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं जस्ट सी क्यों गलत हुए हैं। मैंने कुछ लॉजिक्स लगाने की कोशिश की है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। लॉजिक्स को देखो कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो, और कल वाले पेपर में उन लॉजिक्स के साथ वर्क करना। एंड कल वाली क्लास में आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू सॉल्व द पेपर एंड हाउ टू फिल योर OMR शीट एज वेल, कि कब आप OMR शीट को फिल करोगे जिससे आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। सो विद दिस आज का सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ। कोई अगर डाउट हो आपको तो यू कैन डायरेक्टली कॉल मी ऑन दिस नंबर, और यू कैन come to the center as well। सेंटर पे आके मुझे बता सकते हो। आई विल कम टू द सेंटर ऑन दैट डे, जिस दिन भी आपके डाउट्स रहेंगे। सो कंक्लूड करते हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच।